नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीठी मीठी विष्टि और आप सुन रहे हैं विष्टि नरेट्स कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है झूठ का सिंहासन। बहुत समय पहले उत्तर दिशा के पर्वतों और दक्षिण के विशाल जंगलों के बीच एक समृद्ध राज्य बसता था जिसका नाम था सूर्यगढ़। उस राज्य पर महाराज विराट देव का शासन था। राज्य धन धान्य से भरपूर था। ऊंचे महल, सोने से जड़े मंदिर, चौड़ी सड़कें और खुशहाल प्रजा। सूर्यगढ़ को देखकर ऐसा लगता था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन उस महल की ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा था जो धीरे धीरे पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाला था। महाराज विराट देव की दो रानियां थीं, बड़ी रानी पद्मिनी और छोटी रानी यामिनी। पद्मिनी शांत, दयालु और सरल स्वभाव की थी। उसकी आंखों में हमेशा ममता दिखाई देती थी। महल के सेवक तक उसका सम्मान करते थे। उसका एक पुत्र था, युवराज आदित्य। आदित्य बचपन से ही गंभीर स्वभाव का था। तलवारबाजी, घुड़सवारी और राजनीति, हर कला में निपुण। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका धैर्य। दूसरी ओर छोटी रानी यामिनी, वह अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसके मन में सत्ता पाने की आग जलती रहती थी। उसका भी एक पुत्र था, वीर, जो उम्र में आदित्य से थोड़ा छोटा था और युद्ध कला या राजकाज में इतनी रुचि नहीं रखता था। यामिनी चाहती थी कि एक दिन सूर्यगढ़ की गद्दी उसी के पुत्र को मिले। धीरे धीरे उसने अपनी सुंदरता और मीठी मीठी बातों से राजा को अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया और इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन समय ऐसा आया जब महल का हर निर्णय यामिनी की इच्छा से होने लगा। राजा अब बड़ी रानी पद्मिनी से पहले जैसी बातें नहीं करते थे। दरबारियों ने भी हवा का रुख पहचान लिया। जो कभी पद्मिनी के सामने सिर झुकाते थे, अब यामिनी के चरणों में खड़े दिखाई देने लगे। महल की गलियारों में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। अब असली महारानी तो यामिनी ही है। हाँ, राजा तो बस उसी के इशारों पर चलते हैं। युवराज आदित्य यह सब चुपचाप देखता रहा। कई बार उसकी आंखों में क्रोध चमक उठता, लेकिन हर बार उसकी माँ उसे शांत कर देती। सत्ता से बड़ा धैर्य होता है पुत्र, पद्मिनी कहा करती थी। एक दिन सूर्यगढ़ में दूर देश से एक रहस्यमयी व्यापारी आया। उसके पास अनमोल वस्तुएं थी, सोने के बर्तन, जादुई शीशे और दुर्लभ रेशमी वस्त्र। लेकिन उनमें सबसे अद्भुत थी एक नीली रेशमी साड़ी। कहा जाता था कि वह साड़ी चांदनी में चमक उठती थी। जब वह साड़ी दरबार में लाई गई तो सभा भवन उसकी चमक से जगमगा उठा। यामिनी की नजर उस पर टिक गई। राजा ने बिना एक पल सोचे वह साड़ी खरीद ली और यामिनी को भेंट कर दी। पूरे महल में उसी साड़ी की चर्चा होने लगी। जब यह बात पद्मिनी तक पहुंची तो वर्षों बाद उसके मन में भी एक छोटी सी इच्छा जागी। उसने अपनी दासी मालती से धीमे स्वर में कहा, काश मेरे पास भी वैसी एक साड़ी होती। मालती बचपन से उसके साथ थी। उसने पहली बार अपनी रानी की आंखों में ऐसी चाह देखी थी। उसने हिम्मत करके राजा तक संदेश भिजवाया, लेकिन उत्तर आया, उसे कह दो साधारण वस्त्र ही उसके योग्य है। यह सुनते ही पद्मिनी का चेहरा उतर गया। उस रात उसने भोजन तक नहीं किया। आदित्य ने अपनी मां को पहली बार इतना टूटा हुआ देखा। तभी वृद्ध दासी मालती धीरे से उसके पास आई। रानी साहिबा, अगर आप चाहें तो वह साड़ी उधार पर मंगवाई जा सकती है। पद्मिनी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लेकिन 6 महीने बाद धन कहाँ से आएगा? मालती हल्का सा मुस्कुराई। रानी जी, समय में बहुत जादू होता है, उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं होता। क्या पता 6 महीने बाद कोई जादू ही हो जाए। आखिरकार पद्मिनी मान गई। व्यापारी को बुलाया गया। उसने 6 महीने की अवधि पर साड़ी दे दी। उस रात जब पद्मिनी ने वह साड़ी पहनी तो वह किसी देवी जैसी दिखाई दे रही थी। आदित्य अपनी मां को देखकर मुस्कुरा उठा। वर्षों बाद महल में उसके चेहरे पर खुशी लौटी थी।
लेकिन महल की दीवारों के भी कान होते हैं। एक दासी ने यह बात यामिनी को बता दी। यामिनी क्रोध से जल उठी। उससे यह सहन नहीं हुआ कि पद्मिनी फिर से सम्मान पाने लगे। उस रात उसने अपने भाई विक्रांत को गुप्त कक्ष में बुलाया। विक्रांत लालची और क्रूर आदमी था। यामिनी ने धीमे स्वर में कहा, जब तक पद्मिनी और उसका बेटा महल में है, मेरा पुत्र कभी राजा नहीं बन सकता। विक्रांत मुस्कुराया, तो उन्हें हटना होगा दीदी। अगली सुबह पूरे महल में हड़कंप मच गया। यामिनी का बहुमूल्य हीरो का हार गायब था। सैनिक पूरे महल में खोज करने लगे। कुछ ही देर बाद वही हार बड़ी रानी पद्मिनी के कक्ष से बरामद हुआ। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पद्मिनी बार बार कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। यामिनी रोते हुए राजा के पास गई और बोली, महाराज, मुझे विश्वास नहीं होता कि बड़ी रानी ऐसा करेंगी। उसका अभिनय इतना सच्चा था कि राजा का क्रोध भड़क उठा। बिना जांच किए उन्होंने आदेश दे दिया, पद्मिनी और आदित्य आज ही महल छोड़ देंगे। पूरा महल सन्न रह गया। आदित्य की मुट्ठियां भिज गईं, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे महल छोड़ दिया। उस रात सूर्यगढ़ में तेज बारिश हो रही थी। महल के बाहर खड़ी प्रजा अपने युवराज को जाते हुए देख रही थी। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई राजा का आदेश न मानने की हिम्मत भी तो नहीं कर सका। आदित्य अपनी मां को लेकर जंगलों के बीच बसे एक छोटे गांव में पहुंचा। वहां उन्होंने साधारण लोगों की तरह जीवन जीना शुरू किया। महल का राजकुमार अब खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता और गांव वालों की मदद करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उससे प्रेम करने लगे। एक दिन डाकुओं का एक गिरोह गांव पर हमला करने आ गया। गांव वाले डर कर घरों में छिप गए, लेकिन आदित्य तलवार लेकर अकेला उनके सामने खड़ा हो गया। उसने ऐसा युद्ध किया कि डाकू भाग खड़े हुए। उस दिन पहली बार गांव वालों को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण युवक नहीं है। धीरे धीरे आसपास के गांवों में उसकी बहादुरी की चर्चा फैलने लगी। उधर सूर्यगढ़ की हालत बिगड़ने लगी। यामिनी का भाई विक्रांत अब राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने लगा। उसने प्रजा पर भारी कर लगा दिए। गरीब भूखे मरने लगे। सैनिकों को महीनों तक वेतन नहीं मिला। राज्य में चोरी और विद्रोह बढ़ने लगा। लेकिन राजा विराट देव अब बूढ़े और बीमार हो चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि राज्य उनके हाथों से फिसलता जा रहा है। एक रात महल की वह दासी जिसने झूठ बोला था, डर के मारे रोती हुई राजगुरु के पास पहुंची। उसने कांपते हुए सारी सच्चाई बता दी। हार तो कभी चोरी ही नहीं हुआ था। यह सब यामिनी और विक्रांत की चाल थी। राजगुरु तुरंत राजा के पास पहुंचे। सच्चाई सुनते ही राजा के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने आदित्य और पद्मिनी का चेहरा घूमने लगा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात सूर्यगढ़ पर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। महल में अफरा तफरी मच गई। सैनिक कमजोर पड़ चुके थे। छोटी रानी यामिनी का भाई विक्रांत सबसे पहले महल छोड़कर भाग गया। यामिनी अपने कक्ष में मुंह छिपाकर रोने लगी। राजा असहाय होकर सिंहासन पर बैठे थे। तभी युद्ध भूमि में एक घुड़सवार प्रकट हुआ। चेहरे पर काला कपड़ा बंधा था, हाथ में चमकती तलवार थी और उसके पीछे गांव वालों और पुराने सैनिकों की सेना खड़ी थी। उसने युद्ध भूमि में ऐसा प्रहार किया कि दुश्मनों की सेना कांप उठी। घंटों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। आखिरकार सूर्यगढ़ बच गया। जब युवक ने अपना चेहरा सबके सामने खोला, वह कोई और नहीं आदित्य था। तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा विराट देव रो पड़े। वे कांपते हुए सिंहासन से नीचे उतर आए। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। उनकी आवाज टूट चुकी थी। आदित्य ने अपने पिता को उठाया। गलती आपकी नहीं महाराज। कभी कभी इंसान सच नहीं, छल पर विश्वास कर बैठता है। कुछ दिनों बाद महाराज विराट देव ने स्वयं आदित्य का राज तिलक किया। पूरा सूर्यगढ़ महाराज आदित्य की जय के नारों से गूंज उठा।
यामिनी और विक्रांत को राज्य से निर्वासित कर दिया गया और वृद्ध दासी मालती, जिसने कठिन समय पर भी पद्मिनी का साथ नहीं छोड़ा था, उसे राजमाता की प्रधान सलाहकार बना दिया गया। कहते हैं उस दिन के बाद सूर्यगढ़ में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, झूठ कुछ समय के लिए सिंहासन जीत सकता है, लेकिन सच अंत में पूरा राज्य जीत लेता है। आज की दुनिया में भी झूठ कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन सच देर से ही सही सामने जरूर आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? और अगर आपको ऐसे ही फैंटेसी स्टोरी सुनना पसंद हो तो कमेंट में यस लिखना। हम कोशिश करेंगे आप तक और ऐसी स्टोरीज लाने की, क्योंकि यहाँ हर आवाज़ एक एहसास है और हर कहानी एक सफ़र। तो बस सुनिए मत, महसूस कीजिए। और अगर आप भी एक राइटर हैं तो सेंड अस योर स्टोरीज @millynarateskahani@gmail.com। हमारे पेज को इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप स्टोरीज DM भी कर सकते हैं। डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए दोस्तों। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए फॉर द नोटिफिकेशन। सो भेजते रहिए अपनी स्टोरीज एंड अंटिल नेक्स्ट, बाय।